हमने लास्ट सेशन के अंदर केस स्टडी 1 को सॉल्व कर लिया था। अब हम लोग केस स्टडी नंबर 2 से इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट सेशन में कुछ लैग का इश्यू हो गया था तो हमने उसको बीच में ही बंद कर दिया। अभी आई थिंक कोई लैग नहीं आ रहा है। तो ये रही हमारी केस स्टडी नंबर 2। अब केस स्टडी नंबर 2 आपको जब एग्जाम में मिलेगी तो आपको अगेन केस स्टडी रीड नहीं करनी है। केस स्टडी को आप स्किप करिए। इसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, इनको भी अभी स्किप करना है। डायरेक्टली चलना है हमें अपने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पे। डिस्क्रिप्टिव में आपका पहला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर। क्वेश्चन बोलता है विल यू क्लासिफाई इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल एज करंट एसेट। हमसे पूछा है कि क्या इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल को हम करंट एसेट में क्लासिफाई करेंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ के हमें पता चलता है कि एफआर का क्वेश्चन है ये, और क्लासिफिकेशन का डिस्कशन आपके इन डेज 1 के अंदर होता है कि कौन सी चीज आपकी करंट है, कौन सी चीज नॉन करंट है। अगर इन डेज 1 आपने पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि आपकी जो एसेट नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में आपको रियलाइज हो जाती है या फिर जिनका होल्डिंग पीरियड लेस देन 12 मंथ होता है उसको हम करंट एसेट में क्लासिफाई करते हैं। अब ये जो कंसेप्ट हमने अभी समझा है, इस कंसेप्ट को हम सर्च करेंगे आपके स्टडी मैट इंडेक्स के थ्रू कि कैसे आपको इसको सर्च करना है। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट होगा या नहीं होगा, ये हमें बताना है। फिर बोला वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ प्रोडक्शन टाइम इज 13 मंथ, यानी इन्वेंट्री का प्रोडक्शन टाइम बोला है 13 मंथ होता है एंड आपका क्रेडिट पीरियड अलाउड टू कस्टमर इज 15 मंथ, यानी ट्रेड रिसीवेबल आपको 15 मंथ में रियलाइज होता है। How would you classify liability due to EBC as on 31st March in spite of default in repayment of installment of loan? तो आपकी यहां पर एक लाइबिलिटी होगी EBC लिमिटेड के साथ एज ऑन 31st मार्च 2024, जहां पर आपने डिफॉल्ट करा है। तो डिफॉल्ट के बाद लाइबिलिटी को कैसे रिकॉग्नाइज करना है ये आपको एक्सप्लेन करना रहेगा। तो ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। अब क्वेश्चन की डिटेल को एक्स्ट्रा समझने के लिए हमें केस स्टडी का रिलेवेंट पैरा ढूंढना होगा। रिलेवेंट पैरा ढूंढने के लिए हमें यहां पर जीईएल कंपनी का डिस्कशन हुआ है, तो हमें केस स्टडी में जीईएल वर्ड ढूंढना है और उसके आसपास देखना है कि कहां पर इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल का डिस्कशन हो रहा है। तो यहां पर आपको देखना जीईएल कहां मिलता है। यहां पर हमें जीईएल दिख रहा है बट इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल का पॉइंट यहां पर नहीं है। इसके बाद यहां पर आपके विजय है, आगे आपको केएसईबी मिलता है। यहां पर आपको अगेन जीईएल है बट यहां पर यूनिट्स और आर्स का डिस्कशन है। एबीसी लिमिटेड है यहां पर, एंड यहां पर हमें जीईएल मिलता है, ईबीसी भी मिलता है, एंड यहां पर आपका कुछ पेमेंट का डिस्कशन हो रहा है। तो ये वाला पार्ट हमारे लिए रिलेवेंट हो सकता है, तो इस पार्ट को हम लोग रीड करेंगे। यहां पर आपको बोला है प्रोडक्ट ऑफ जीएल वुड प्रोवाइड इनॉर्मस कंफर्ट एंड सपोर्ट टू कंपनी प्रोवाइडिंग ग्रीन एनर्जी, यानी आपके जो प्रोडक्ट है वो ग्रीन एनर्जी कंपनी को बहुत हेल्प करते हैं। हाउएवर ट्रिकल डाउन इफेक्ट ऑफ वेंचर इज इन नेसेंट स्टेज एंड बिजनेस इज पोइज्ड फॉर मेकिंग जाइंट स्ट्राइड्स इन नियर फ्यूचर। बिजनेस के ग्रो होने की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है आपके नियर फ्यूचर में। टाइम पीरियड बिटवीन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंप्लीशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट द बायर मेकर द बायर रेडी फॉर पावर स्टोरेज वुड टेक 10 मंथ्स फॉर जीईएल। तो यहां पर रॉ मटेरियल से आपके फिनिश गुड को कंप्लीट होने में आपको 10 मंथ का टाइम लगता है। तो इन्वेंट्री का टाइम है यहां पर आपका 10 मंथ्स का। कस्टमर परचेज देम इमीडिएटली, कस्टमर उनको इमीडिएटली परचेज कर लेते जैसे ही वो रेडी हो जाती है। बट जो आपका पेमेंट है वो आपको 6 मंथ के क्रेडिट पीरियड में मिलता है, यानी मैंने अगर आज सेल करी तो डेटर मुझे 6 मंथ में पेमेंट करेगा। तो डेटर का पीरियड यहां पर आपको 6 मंथ गिवन है। कंपनी ने यहां पर लॉन्ग टर्म लोन लिया है ईबीसी से अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को मैनेज करने के लिए, जिसकी इंस्टॉलमेंट आपके फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आप पे नहीं कर पाए टाइम पर, और एज ए कॉन्सिक्वेंस लोन आपका रिपेबल हो चुका है डिमांड पर एज ऑन 31 मार्च 2024, यानी जिस दिन आपका पीरियड एंड है उस दिन आपने डिफॉल्ट कर दिया तो लोन आपका रिपेबल है। अब जीईएल ने नेगोशिएट किया जून 24 में एबीसी के साथ कि वो अपना पूरा रीपेमेंट एक साथ नहीं मांगे। तो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन अप्रिशिएट, तो जिन्होंने आपको पैसा दिया उन्होंने आपके एटीट्यूड को अप्रिशिएट करा है। और यहां पर डिसाइड हुआ है कि बोरोवर और लैंडर बिफोर अप्रूवल ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट लैंडर एबीसी विल नॉट डिमांड रीपेमेंट ऑफ लोन इन स्पाइट ऑफ ब्रीच ऑफ रीपेमेंट। यहां पर आपके लैंडर ने अग्री कर लिया कि वो आपसे ऑन डिमांड पैसा नहीं मांगेंगे, और यहां पर आपका अग्रीमेंट हो गया, लेकिन अग्रीमेंट आपकी रिपोर्टिंग डेट के बाद में हुआ है, लेकिन बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हुआ है। ओके, आई थिंक फिर से लैग हो रहा है।
आई थिंक थोड़ा बहुत लैग अगर आपको लगता है तो हम लोग सेशन को एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट होने के बाद वो जब वीडियो प्रोसेस होगा तो प्रोसेस होने के बाद लैग आपका गायब हो जाएगा। तो अगर आपको लैग ज्यादा लग रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसे ही हम लोग वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, जैसे ही हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप सेशन को रेफर करिए, जो भी लैग दिख रहा है आपको नहीं दिखेगा। और अगर लैग फिर भी दिखता है तो ये सेशन को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारी रिकॉर्डिंग के अंदर कोई भी लैगिंग नहीं है, तो आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे अगर सेशन में बहुत ज्यादा लैग आता है। ओके, आई थिंक लेट्स कंटिन्यू द सेशन। तो यहां पर हम लोग समझ चुके कि इन्वेंट्री और डेटर का यहां पर कितना टाइमिंग है। अब हमें यह समझना है कि कब हम लोग करंट एसेट में अपनी एसेट को क्लासिफाई करते हैं और कब इनको नॉन करंट में क्लासिफाई करते हैं। तो इसके लिए हमें अपने स्टडी मैट के इंडेक्स पे जाना होगा। स्टडी मैट के इंडेक्स में देखना होगा कि इन DS1 में कौन सा टॉपिक है जो कि हमारी हेल्प करेगा क्लासिफिकेशन के अंदर। सो ऐसे स्टडी मैट इंडेक्स के अंदर सबसे पहला हमारा इंडेक्स FR का ही है। FR के अंदर हमें इन DS1 में जाना है क्योंकि वहां पर करंट एंड नॉन करंट का क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन करा है। यहां पर आपको कंसेप्ट पे जाना है पेज नंबर 5 का। आयुष जी पूछ रहे सर कितनी देर का वीडियो होगा, तो वीडियो का लगभग ड्यूरेशन 1 आवर का है, क्योंकि हम ट्राई कर रहे हैं कि एक केस स्टडी आपको अच्छे से करवा दे, बाकी आपको होमवर्क में करनी है, आपको सेल्फ सॉल्व करनी है। अगर आपको प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, हम लोग बाकी केस स्टडी भी आपको यहाँ पर सेशन में सॉल्व करवा देंगे या फिर रिकॉर्डिंग आपको अपलोड कर देंगे। अभी भी अगर लैग आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हम लोग इस वीडियो को अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ पर, तो जो रिकॉर्डेड वीडियो होगा वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा जिसको आप रेफर कर पाएंगे। बट अभी हम सेशन को रोक नहीं सकते क्योंकि अब कल एग्जाम है। अगर आपको बहुत ज्यादा लैग लग रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ी देर सेल्फ स्टडी कर लीजिए और जब हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप रेफर करिए ताकि आपको लैग देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो FR के स्टडी मैट के अंदर हमें जाना था आपके इंडेक्स 1 पर, पेज नंबर 4 पे आपको मिल जाएगा। तो पेज नंबर 4 पे हमारा इंडेक्स 1 है, हमें यहां पर करंट और नॉन करंट एसेट का क्लासिफिकेशन कंसेप्ट सर्च करना है। तो इंडेक्स 1 पहले यहां पर आपका ऑब्जेक्टिव है, स्कोप है, डेफिनेशन है, पर्पस है, कंप्लीट सेट है, जनरल फीचर्स है। इसके बाद यहां पर जनरल फीचर के बाद स्ट्रक्चर एंड कंटेंट है, जहां पर बैलेंस शीट का डिस्कशन है, और यहां पर 1.8.2.1 में डिस्टिंक्शन बिटवीन करंट एंड नॉन करंट का पार्ट कवर है। यहां पर आपका करंट एसेट फर्स्ट पार्ट है, तो 3.26 एंड 3.27 पे करंट नॉन करंट के बारे में हमें डिटेल मिलेगी। तो चलते हैं FR के स्टडी मैट पर। FR का स्टडी मैट है, पेज है हमारा 3.26, तो चलते 3.26 पर। 3.26 में डिस्टिंक्शन बिटवीन करंट एंड नॉन करंट का टॉपिक यहां पर एक्सप्लेन करा गया है। अब करंट एसेट्स क्या होते हैं, तो करंट एसेट्स को बोला गया कि एंटिटी अपने एसेट को करंट एसेट क्लासिफाई करेगी जब उन्हें एक्सपेक्टेड है टू रियलाइज द एसेट, इंटेंड टू सेल और कंज्यूम इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। तो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में अगर आपका एसेट रियलाइज हो जाएगा तो वो करंट है, या फिर आपने उसको प्राइमरीली हेल्ड करा है ट्रेडिंग के लिए, आपकी जो इन्वेंट्री होती है उसको आप हमेशा ट्रेडिंग के लिए हेल्ड करते हैं, तो वो तो हमेशा ही आपकी करंट एसेट रहेगी, भले उसका ड्यूरेशन 10 मंथ हो, 10 ईयर हो या फिर 50 ईयर्स हो। इट एक्सपेक्ट टू रियलाइज द एसेट विद इन 12 मंथ, अगर 12 मंथ के अंदर आप उसको रियलाइज करने वाले तो भी वो करंट में क्लासिफाई होगा। इसके बाद एसेट इज कैश और कैश इक्विवेलेंट, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमेशा आपके करंट एसेट की ही बात होती है। तो ये आपकी सिंपल सी करंट एसेट की डेफिनेशन है। अब हम लोग फिर से चलेंगे आपके क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में बोला था कि क्या इन्वेंट्री एंड आपके ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट है या फिर नहीं है। तो यहां पर हमें पता है कि इन्वेंट्री तो हमेशा करंट एसेट होगी, तो इन्वेंट्री का आंसर यस है। क्या डेटर करंट एसेट है, तो आपको विद इन 12 मंथ रियलाइज हो रहे तो ये भी आपके करंट एसेट होंगे। एंड क्वेश्चन आपके कंसेप्ट के अंदर एक नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल का पॉइंट था कि नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में आप रियलाइज करते तो भी आपका करंट एसेट होता है। अब नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, तो यहां पर आप अगर अपने इन्वेंट्री के अंदर अपने डेटर का टाइम ऐड कर देंगे तो इन्वेंट्री प्लस डेटर होता है आपका 16 मंथ, यानी आपने जब प्रोडक्शन स्टार्ट किया, प्रोडक्शन स्टार्ट करने से आपके रियलाइजेशन तक ये जो 16 मंथ का टाइम है यही आपका नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल रहता है। तो 16 मंथ आपका यहां पर नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल है। तो हमारा पहला आंसर क्या रहेगा उसको वेरीफाई करते हैं। तो ये हमारा 2.6 का फर्स्ट आंसर है। यहां पर हमने बोला है कि क्लासिफाइड एज करंट, तो इन्वेंट्री एंड आपका जो कैश का रियलाइजेशन है वो 16 मंथ का, यानी आपका 16 मंथ का ऑपरेटिंग साइकिल है, और आपने इनको यहां पर करंट में क्लासिफाई करा है क्योंकि आप इन दोनों एसेट को अपनी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में कवर कर पा रहे हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर था।
सेकेंड पार्ट में आपसे क्या बोला है, सेकेंड पार्ट में बोला है कि अगर प्रोडक्शन टाइम इन्वेंट्री का 13 मंथ हो जाता है एंड आपके कस्टमर का रिसेबल टाइम 15 मंथ हो जाता है, तो क्या अभी भी वो करंट है? तो इन्वेंट्री तो हमेशा ही करंट होगी, क्योंकि उसको आपने ट्रेडिंग के लिए हेल्प करा है। और आपके जो कस्टमर है उसको आप चेक करेंगे कि क्या ये नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में कवर हो रहे। तो अगर इन्वेंट्री का टाइम 13 मंथ है, तो इन्वेंट्री से लेके पैसा रिसीव होने तक यानी 15 मंथ और ऐड कर दोगे, तो आपका ऑपरेटिंग साइकिल होता है 28 मंथ का। अब अगर आपको यहां पर डेटर 15 मंथ में रियलाइज हो रहे, यानी आपकी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में रियलाइज हो रहे, तो इन तरह के डेटर्स को आप करंट में क्लासिफाई करेंगे। तो यहां पर हमने बोला कि आंसर हमारा सेम रहेगा, भले टाइम लैग आपका बढ़ जाए और आपका नया ऑपरेटिंग साइकिल 28 मंथ हो जाए, लेकिन फिर भी इन्वेंट्री और डेटर आपके नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में रियलाइज हो रहे, तो ये आपके करंट एसेट बनेंगे। फिर लास्ट है आपका कि अगर आपकी लाइबिलिटी जो कि एबीसी लिमिटेड को ऑन डिमांड रीपेबल है 31 मार्च को, और वहां पर आपका डिफॉल्ट हुआ है, तो क्या वो करंट होगी या नॉन करंट होगी? इसके लिए आपको वापस से चलना पड़ेगा स्टडी मैट पे। तो जो आपका करंट एसेट का डिस्क्रिप्शन है, यहां पर अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा करंट लाइबिलिटी। तो आपको ऑपरेटिंग साइकिल भी यहां पर एक्सप्लेन करा कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है। तो आप जब प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोडक्शन स्टार्ट करने से लेके जब तक आपको कैश मिलता है, इसका जो पीरियड होता है, यही आपका ऑपरेटिंग साइकिल रहता है। अब ये हमारा करंट लाइबिलिटी का एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि करंट लाइबिलिटी को समझना पड़ेगा, उसी के बेसिस पर हम लोग लोन रीपेबल ऑन डिमांड को क्लासिफाई कर पाएंगे। तो आपकी लाइबिलिटी को हम करंट बोलेंगे जब उसका सेटलमेंट नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में हो, या फिर आपने उसको ट्रेडिंग के लिए हेल्प कर रखा हो, या फिर लाइबिलिटी आपकी 12 मंथ में सेटल होने वाली हो, या फिर अनकंडीशनल राइट है आपके पास डेफर करने का सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी। तो ये कंडीशन अगर फुलफिल होती है, तो आप अपनी लाइबिलिटी को करंट लाइबिलिटी क्लासिफाई करते हैं। अब यहां पर एक छोटा सा लास्ट में एक्सेप्शन आपको दिया है। तो यहां पर बोला कि अगर आपकी एंटिटी ने कोई भी लॉन्ग टर्म लोन के अरेंजमेंट को ब्रीच कराए ऑन और बिफोर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, और इसका इफेक्ट ये हुआ है कि आपका लोन डिमांड पर पेबल हो गया है, तो उस केस में एंटिटी को अपने लोन को करंट में क्लासिफाई करना पड़ेगा। बट यहां पर अगर आपका लेंडर अग्री हो जाता है आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड बट बिफोर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट टू डिमांड द पेमेंट एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रीच, तो यहां पर आपको डस नॉट क्लासिफाई, ओके सॉरी, तो आपको अपने जो लोन पे आपने डिफॉल्ट कर दिया और वो रीपेबल ऑन डिमांड हो चुका है, तो आपको डस नॉट क्लासिफाई द लाइबिलिटी एज करंट, तो आपको उसको करंट में क्लासिफाई नहीं करना है अगर आपके लेंडर ने अग्री कर लिया है कि वो आपसे सेटलमेंट नहीं लेंगे। सेम चीज यहां पर आईसीआई के आंसर में। तो पैरा 74 बोलता है कि अगर लेंडर अग्री हो गया आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड एंड बिफोर अप्रूवल कि वो आपसे डिमांड या फिर रीपेमेंट नहीं मांगेगा, तो लाइबिलिटी को शुड बी क्लासिफाइड एज नॉन करंट, तो आप उसको नॉन करंट क्लासिफाई करेंगे, करंट में क्लासिफाई नहीं करेंगे। तो ये आपके 2.6 का आंसर था। अब चलते हैं नेक्स्ट 2.7 पर। यहां पर बोला डू यू थिंक ट्रांजैक्शन बिटवीन जीईएल एंड मार्क अट्रैक्ट एनी जीएसटी अंडर गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, तो आईडीटी का क्वेश्चन है एंड हमें बताना कि क्या यहां पर जीएसटी लगेगा या फिर नहीं लगेगा। इफ यस देन हु हैज टू डिपॉजिट द जीएसटी एंड इन विच मंथ, अगर जीएसटी लगेगा तो कौन डिपॉजिट करेगा और कब डिपॉजिट करेगा। विच मंथ मतलब टाइम ऑफ सप्लाई की बात है, और कौन डिपॉजिट करेगा तो फॉरवर्ड चार्ज है या रिवर्स चार्ज है, इसका हमें बताना होगा। इफ नो स्टेट द रिलेवेंट लीगल प्रोविजन, अगर यहां पर आपका ये ट्रांजैक्शन सप्लाई जीएसटी को अट्रैक्ट नहीं करता है, तो क्या यहां पर आपका कौन सा लीगल प्रोविजन अप्लाई होगा, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो क्वेश्चन के लिए पहले हमें जीईएल और मार्क के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ है, इस ट्रांजैक्शन को समझना होगा। तो क्वेश्चन में जीईएल एंड मार्क को ढूंढते हैं। तो यहां पर हमें मार्क मिल जाता है, जीएल भी मिल जाता है। यहां पर बोला है वाइल इंप्लीमेंटिंग न्यू टेक्नोलॉजी, तो कोई नई टेक्नोलॉजी आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो जीएल ने टेक्निकल सर्विस लिए मार्क लिमिटेड यूके से, यानी मार्क लिमिटेड एक फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन है एंड इससे आपने कोई सर्विस ली है। On 20th December, who raised the invoice for GBP 1 lakh pound on 20th December 2023, तो आपने इनसे एक सर्विस ली है जिसका बिल आपको 28 दिसंबर को मिल चुका है। जीएल ने पेमेंट करा 22 जनवरी 2024 को। अब सबसे पहले बताइए कि क्या इस ट्रांजैक्शन के ऊपर जीएसटी अप्लाई होगा या फिर नहीं होगा। तो इस ट्रांजैक्शन पर जीएसटी अप्लाई होना चाहिए, क्योंकि ये आपका एक तरह से इंपोर्ट ऑफ सर्विस है। आपने फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन से या फॉरेन कंपनी से कोई सर्विस का यहां पर इंपोर्ट
कराए तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस पर जीएसटी लगता है, एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विस आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आता है। तो यहां पर आरसीएम के बेसिस पर आपका लगने वाला है जीएसटी। एंड यहां पर आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई के लिए आपको रिलेवेंट प्रोविजन रेफर करना पड़ेगा। तो ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि ये जो आपका ट्रांजैक्शन है इस पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। जैसे इंपोर्ट ऑफ सर्विस आपका रिवर्स चार्ज में आता है, ये बात आपको पता रहेगी। तो उसके बाद का पार्ट आप लोग इजीली सर्च कर सकते हैं कि आपको चेक करना है कि आपका टाइम ऑफ सप्लाई कब होगा। तो रिवर्स चार्ज के ट्रांजैक्शन में टाइम ऑफ सप्लाई कब होता है उसको हम लोग स्टडी मैट में सर्च करेंगे। तो स्टडी मैट में आईडीटी में हमें चलना है। ये रहा आपका इनडायरेक्ट टैक्स पेज नंबर 192 पर। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर हमें जाना है आपके टाइम ऑफ सप्लाई पे। तो ये रहा हमारा टाइम ऑफ सप्लाई पेज नंबर 6 पर। तो ये हमारा टाइम ऑफ सप्लाई, सॉरी वैल्यू ऑफ सप्लाई है, ये तो इससे पहले होगा टाइम ऑफ सप्लाई। तो ये रहा हमारा टाइम ऑफ सप्लाई। हमें ढूंढना है कि रिवर्स चार्ज में कब आपका टाइम ऑफ सप्लाई आता है। तो टाइम ऑफ सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज आपको यहां पर मिल जाएगा। और हमें यहां पर सर्विस को ढूंढना है। तो ये आपका टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो ये टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स था। तो सर्विस के अंदर आपको रिवर्स चार्ज में ढूंढना है कि कब आपका टाइम ऑफ सप्लाई रहता है। तो पेज नंबर 5.33 पे आपको मिल जाएगा। चेक कर लेते हैं पेज 5.33। तो ये हमारा पेज 5.33। यहां पर आपका कवर है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज में आपका टाइम ऑफ सप्लाई कब आता है, तो आपके डेट ऑफ पेमेंट पर आता है या फिर आपका डेट इमीडिएटली प्रोसीडिंग फॉलोइंग 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, यानी इनवॉइस के 60 डेज में या फिर पेमेंट के दिन पर आपका टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। तो दोनों में से जो भी आपका अर्लियर रहेगा वो आपको सिलेक्ट करना है। हमारे केस में चेक करते हैं कि कब आपका अर्लियर पार्ट आया है। तो हमारे केस में यहां पर पेमेंट हुआ 22 जनवरी को, इनवॉइस इशू हुआ 28 दिसंबर को। 28 दिसंबर में आप 60 डेज को ऐड करते तो दिसंबर से जनवरी, जनवरी से फरवरी, तो अराउंड 28 फेब के अराउंड आपके 60 डेज एंड होंगे। और 22 जनवरी को पेमेंट किया तो 22 जनवरी आपका टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा। वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहां पर बोला लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट सर्विस विच इज इन चेन्नई। तो यहां पर आपके रेसिपिएंट की लोकेशन चेन्नई के अंदर है, क्योंकि यहां पर आपका जो रेसिपिएंट की लोकेशन होती है वही आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई होती है। तो इसको इंपोर्ट ऑफ सर्विस हम लोग बोलेंगे। एंड यहां पर आपका जीएसटी लाइबल रहेगा। आपका जो टैक्स है वो रिवर्स चार्ज के अंदर आपको पे करना है। और टाइम ऑफ सप्लाई होता है आपका डेट ऑफ पेमेंट या फिर 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। तो यहां पर जो आपका पेमेंट का डेट है 22 जनवरी, ये बनने वाला है टाइम ऑफ सप्लाई। तो ये टी वाई के ये आपका क्वेश्चन 2.7 का आंसर था। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा 2.8, जहां पर हमें वेरिएंस को एनालिसिस करना है फॉर जीएल इन रेस्पेक्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ पार्ट एसएटी बाय। तो वेरिएंस का एनालिसिस करना है। पहले आपको ट्रेडिशनल वेरिएंस एनालिसिस करना है और दूसरी बार आपको ऑपरेशनल वेरिएंस इंक्लूडिंग प्लानिंग वेरिएंस का एनालिसिस करना है। क्वेश्चन को रीड करके आपको आइडिया लग जाएगा कि वेरिएंस का डिस्कशन तो एसपीपीएम में होता है। एसपीपीएम के अंदर कौन सा चैप्टर है, आपका एक स्पेसिफिक चैप्टर है वेरिएंस को लेके जिसको हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बोलते हैं। तो एसपीपीएम में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ये आपका क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन की डिटेल देख लेते हैं कि क्या क्या डिटेल क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें जीएल को ढूंढना है और एसएटी पार्ट को ढूंढना है आपके क्वेश्चन के अंदर। तो ये आपका जीएल है बट एसएटी नहीं दिख रहा है। यहां पर आपका एसएटी वर्ड दिख रहा है हमें, जीएल भी है। तो वर्किंग कंटिन्यूअसली इंप्रूविंग प्रोडक्शन एफिशिएंसी फॉर ए प्रोडक्ट। तो आपका जीएल अपनी एफिशिएंसी को इंप्रूव करने में लगा हुआ है। इनोवेटिव प्रोडक्ट आपने इंट्रोड्यूस किया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द मार्केट, मार्केट एक्सेप्ट किया, बोथ हैंड्स एंड कंपनी रिसीव द रेगुलर ऑर्डर फॉर द सेम। Existence of competitive brand recently forced GL not to increase the price in order to maintain good margin। तो आपके बहुत ज्यादा कंपटीशन है इसलिए आप अपना प्राइस नहीं बढ़ा सकते। जीएल ने अडॉप्ट करी टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी 25% से इंक्रीज हो गई है ड्यू टू लेबर एफिशिएंसी सच दैट इट कैन प्रोड्यूस 10 यूनिट्स इन 10 आवर्स। तो आपने यहां पर अपनी टेक्नोलॉजी को यूज करके एफिशिएंसी को बढ़ाया है और एफिशिएंसी बढ़ाने के बाद आप 10 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं 10 आवर्स के अंदर। तो यहां पर आपको एक यूनिट बनाने में 1 आवर लग रहा है।
1 यूनिट इक्वल टू 1 आर आपको लग रहा है, और ये 25% एफिशिएंसी के बाद है। अगर आपकी बिफोर बिफोर अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी आपकी एफिशिएंसी अगर x थी, तो x में आपने 25% की इंक्रीज करी है। तो x अगर आपको पहले टाइम लगता था, तो अब आपको केवल इसका 75% टाइम लगता है। तो x मल्टीप्लाई बाय आप करते हैं अगर 0.75 टाइम, तो आपका आना चाहिए 1 आर पर यूनिट। तो अगर आपको पहले एक्स आर पर यूनिट लगते थे 25% एफिशिएंसी यानी 0.75 से मल्टीप्लाई करके आपको 1 आर पर यूनिट लगना चाहिए। तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, 0.75 को यहां भेज के डिवाइड करवा दीजिए, तो एक्स हो जाएगा 1/0.75। 1/0.75 यानी 4/3, इसको आप 1.33 बोल सकते हैं। तो पहले आप 1.33 आवर्स में एक यूनिट प्रोड्यूस करते थे, अब आप वही यूनिट एक आवर्स के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्टैंडर्ड लेबर रिक्वायरमेंट इज 0.75, आपकी स्टैंडर्ड लेबर रिक्वायरमेंट तो 0.75 की है, और डिटेल दी आपको एक्चुअल और बजट की यहां पर। तो यहां पर नंबर ऑफ यूनिट दी आपको ओरिजिनल स्टैंडर्ड की, और लेबर रेट दी आपको पर आवर की। रिवाइज स्टैंडर्ड आपको दिया 3030 का, एंड एक्चुअल दिया आपको 3625 का। तो ये आपकी डिटेल है। अब यहां पर ट्रेडिशनल वेरिएंस एंड आपको प्लानिंग एंड ऑपरेशन वेरिएंस कैलकुलेट करना है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रेडिशनल वेरिएंस एंड आपका ऑपरेशनल वेरिएंस आपको कहां पर मिलेगा। तो स्टडी मैट इंडेक्स पे चलते हैं। स्टडी मैट इंडेक्स में हमें पता है कि ये हमारा एससीपीएम का पार्ट है। तो एससीपीएम है आपका पेज 282 पर। तो चलते पेज 282 पर। पेज 282 में आपका वेरिएंस कौन से चैप्टर में कवर है, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर में आपके सारे वेरिएंस कवर है। पेज नंबर 18 पर इसके कंसेप्ट है, 28 पर आपको इसके यहां पर क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आपके जो एससीपीएम और लॉ वाला पार्ट है, वहां पर आपको सिमिलर टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते, तो आप एक बार जरूर चेक करिए कि क्या सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपके स्टडी मैट में है या नहीं है। अगर गिवन होगा तो उसको हम रेफर करना चाहेंगे। इसके बाद कंसेप्ट भी देख लेंगे। तो पेज 18 पर चलना है, तो 282 प्लस 18 करोगे तो अराउंड 299 आता है। तो ये रहा आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर। यहां पर हमें देखना है कि आपके वेरिएंस कहां पर कवर है। तो यहां पर आपका पहला ही टॉपिक है प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस का, जो कि हमें कैलकुलेट करना है। तो यहां पर आपको पेज 13.2 पर इसका डिटेल मिल जाएगा। हम लोग इसका क्वेश्चन भी देख लेते हैं पेज 28 पर। तो पेज 28 तो आपका लास्ट ही है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के क्वेश्चंस है, जहां पर पहला है आपका इलस्ट्रेशन 1 पेज 13.6 पर, और ये ट्रेडिशनल वेरिएंस डायरेक्ट मटेरियल यूजेज वेरिएंस का डिस्कशन करता है। ट्रेडिशनल वेरिएंस आपका फर्स्ट पार्ट है, और डिस्टिंग्विश करना है प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस के अंदर। तो आपका जो पहला ही इलस्ट्रेशन है वो बहुत सिमिलर है हमारे एग्जाम के क्वेश्चन से। एग्जाम के क्वेश्चन में भी ट्रेडिशनल वेरिएंस पूछा था और प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस के बारे में पूछा था। तो इलस्ट्रेशन नंबर जो पेज 13.6 पर है, उसको हम डायरेक्टली रेफर कर सकते हैं। तो चलते हैं एससीपीएम पर, पेज 13.6 पर। 13.6 लास्ट में मिल जाएगा, डायरेक्टली चल लेते हैं। 13.61 आ गया, 13.60, 13.6। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब यहां पर जो क्वेश्चन है, इसको अगर आप देखते हैं, तो यहां पर बोला है कि इन्होंने यूनिट्स बनाए हैं, लेबर कॉस्ट इंकर करी है, प्रिपरेशन ऑफ बजट से 25% इंक्रीज हुआ है लेबर एफिशिएंसी में। हमारे केस में भी 25% एफिशिएंसी बढ़ी है, such that it is now possible to produce 10 units instead of 8 units using 8 hours। तो अब यहां पर आप 10 यूनिट्स बना सकते हैं 8 आवर्स के अंदर। पहले आप 8 यूनिट्स बना रहे थे 8 आवर्स के अंदर। तो यहां पर आपको डेटा गिवन था, हमारे क्वेश्चन में डेटा गिवन नहीं था, बट हमने कैलकुलेट कर लिया था। लेबर गिविंग ए रिवाइज स्टैंडर्ड लेबर रिक्वायरमेंट ऑफ 0.80 आवर्स पर यूनिट। आपको यहाँ पर रिवाइज स्टैंडर्ड भी गिवन है, और डिटेल आपको गिवन है एक्चुअल और बजट की। तो ओरिजिनल स्टैंडर्ड गिवन है, रिवाइज गिवन है, एक्चुअल गिवन है, आपको आवर्स गिवन है, यूनिट्स गिवन है, प्राइस गिवन है, एंड यहाँ पर कॉस्ट कैलकुलेट करी गई है। ट्रेडिशनल वेरिएंस आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, और यहाँ पर प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस के बीच में डिस्टिंग्विश भी करना है। तो बहुत ज्यादा सिमिलर क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आया था। तो इस क्वेश्चन को बेस बना के आप एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करेंगे एग्जाम के क्वेश्चंस को। तो चलते हैं एग्जाम के क्वेश्चंस पे। तो हमें क्वेश्चन से हमें आपके क्वेश्चन से डेटा उठा के आंसर में पुट करना है। जैसे सबसे पहले यहां पर हमने कैलकुलेशन किया था कि अगर आपको टेक्नोलॉजी से पहले x आवर्स लगते थे एक यूनिट को बनाने के लिए, तो आपको 75% का एफिशिएंसी मिला है। तो 0.75x आपका 10 होता है। तो यहां पर आपका जो x है उसका
टाइम आता है 13.33 आवर्स फॉर 10 यूनिट, तो 1 यूनिट का आता है 1.33 आवर्स, जो कि हमने इनिशियली कैलकुलेट कर लिया था। अब यहां पर आपकी टेबल बना दी गई है। ओरिजिनल के अंदर 3600 यूनिट्स गिवन थी, एक यूनिट में 1.33 आर आपका लगने वाला था और 30 रुपीज का प्राइस क्वेश्चन में गिवन था। मल्टीप्लाई कर दोगे आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा ओरिजिनल का। रिवाइज के केस में 3600 यूनिट्स क्वेश्चन में गिवन थी, कहां पर गिवन थी मैं दिखा देता हूं। तो यहां पर आपको गिवन है, ओके ओके, तो यहां पर आपको 3000 यूनिट्स गिवन है, 3000 एंड एक्चुअल में यहां पर आपको 3600 गिवन है। तो हम लोग यहां पर जितनी यूनिट्स आपने एक्चुअल में प्रोड्यूस करी है उसको रेफर कर रहे हैं। तो 3600 यूनिट्स हमने सब जगह रखी ताकि आपका बेस सब जगह सेम रहे। आपके आर्स 1.33 थे, रिवाइज स्टैंडर्ड के आर्स 0.75 क्वेश्चन में गिवन थे, रेट आपको 30 का गिवन था। 3600 इंटू 1 आर आप करेंगे, इंटू करेंगे आप 25 का रेट, 25 का रेट गिवन था। 1 आर का रेट भी क्वेश्चन में बोला था, 10 यूनिट्स बनाए आपने 10 आर में, तो 1 यूनिट बनाया आपने 1 आर में। तो कैलकुलेट करके आपने तीनों केस के अंदर अपना कॉस्ट कैलकुलेट किया है। अब सबसे पहले आता है आपका ट्रेडिशनल वेरिएंस। ट्रेडिशनल वेरिएंस बोलता है कि आपका जो ओरिजिनल स्टैंडर्ड है उसको आप डायरेक्टली एक्चुअल से कंपेयर करो, रिवाइज स्टैंडर्ड को सीन में लेके आने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर ओरिजिनल और एक्चुअल को कंपेयर किया जाएगा। ओरिजिनल एंड एक्चुअल में 1,44,000 एंड 90,000 लगभग 54,000 का वेरिएंस है। एंड ये वेरिएंस आपके लिए फेवरेबल है क्योंकि आपका बजट था 1,44,000 इंकर करने का, लेकिन 90,000 ही आपका खर्चा हुआ, यानी 54,000 का फेवरेबल वेरिएंस है। अब इस 54,000 को आप दो पार्ट में डिवाइड करते हैं कि एफिशिएंसी की वजह से कितना आपको फायदा हुआ है और रेट की वजह से कितना आपको फायदा हुआ है। तो एफिशिएंसी वेरिएंस एंड रेट वेरिएंस। एफिशिएंसी के केस में आप नंबर ऑफ आवर्स को कंपेयर करेंगे, 3600 इंटू 1.33 करोगे तो 4800 आवर्स आएगा, और यहां पर आपको 3600 इंटू 1 केवल 3600 आवर्स लगे। तो यहां पर आपको जो आवर्स में फायदा हुआ है उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो आपकी बजटेड कॉस्ट से, तो 36,000 का बेनिफिट तो आपको एफिशिएंसी में हो गया है। और रेट में कितना बेनिफिट है, तो आपकी बजटेड रेट 30 की थी, ओरिजिनल आपको केवल 25 लगा, तो 5 रुपए का प्रॉफिट है। इस 5 को मल्टीप्लाई करो ओरिजिनल यूनिट से, तो 3600 इंटू 1 आर से, तो यहां पर आपका आएगा 3600 आर इंटू 30 माइनस 25, 54,000 का फेवरेबल प्रॉफिट है। दोनों को ऐड करोगे, सॉरी यहां पर 18,000 आएगा, तो 36,000 और 18,000 का फेवरेबल वेरिएंस है, दोनों को ऐड करोगे तो 54,000 का टोटल फेवरेबल वेरिएंस आएगा। तो ये तो आपका ट्रेडिशनल तरीका है। अब हमारा प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंस क्या है, तो प्लानिंग वेरिएंस बोलता है कि प्लानिंग में जो चेंज है उसको आप वेरिएंस में कैलकुलेट करो। तो ओरिजिनल और रिवाइज ये दोनों आपके प्लानिंग के पार्ट है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो प्लानिंग का वेरिएंस है, और ऑपरेशन का वेरिएंस होता है आपका रिवाइज प्लानिंग वर्सेस आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो जब ओरिजिनल को रिवाइज से कंपेयर करेंगे तो प्लानिंग होगा, रिवाइज को एक्चुअल से करेंगे तो वो आपका ऑपरेटिंग वेरिएंस रहेगा। सेम चीज यहां पर बोलिए, ऑपरेशनल वेरिएंस के अंदर एफिशिएंसी ली है। एफिशिएंसी कहां पर ली जाएगी, रिवाइज और आपकी एक्चुअल के अंदर, कि रिवाइज आवर्स कितने थे और आपने एक्चुअल में कितने आवर्स लिए, दोनों का डिफरेंस ले लो। तो यहां पर 3600 इंटू 0.75, यानी आपको 27 आवर्स लगने चाहिए थे, आपको लगे 3600 आवर्स, स्टैंडर्ड रेट है 30 का, तो यहां पर 27,000 का एडवर्स वेरिएंस यानी आपको लॉस हुआ है। इसके बाद रेट में कितना बेनिफिट हुआ है, तो 30 का आपका प्लान रेट था, आपका 25 का रेट ही लगा, तो 5 रुपए का प्रॉफिट है। 5 रुपए को मल्टीप्लाई कर दो 3600 से, जो कि आपके एक्चुअल आवर्स है, तो 5 इंटू 36, तो 18,000 का फेवरेबल, दोनों को ऐड करोगे 9,000 का एडवर्स वेरिएंस बनता है। इसके बाद हम ओरिजिनल को रिवाइज से कंपेयर करेंगे, तो यहां पर भी सेम चीज एफिशिएंसी और रेट का वेरिएशन आपको लेना है। एफिशिएंसी में यहां पर आपके 3600 इंटू 1.33, 4800 आवर्स लग रहे थे, आपके रिवाइज में 27 ही लगे हैं, मल्टीप्लाई करोगे स्टैंडर्ड रेट से, तो 63,000 का फेवरेबल वेरिएंस है। और रेट में आप रेट्स को कंपेयर करोगे तो रेट्स तो यहां पर सेम है 30 एंड 30, तो रेट्स अगर सेम है तो डिफरेंस आपका जीरो रहेगा। तो यहां पर आप जब मल्टीप्लाई करोगे जीरो से किसी भी अमाउंट को, तो जीरो आएगा, तो 63,000 का आपका फेवरेबल वेरिएंस है। एंड इन दोनों को आप नेट करोगे, 9,000 का एडवर्स, 63,000 का फेवरेबल, तो 54,000 का आपका टोटल वेरिएंस आता है, जो कि आपके ट्रेडिशनल वेरिएंस के बराबर रहेगा। तो ये आपका क्वेश्चन था 2.8 का सोल्यूशन। एंड यहां पर आपको इतना ही काम करना था जितना काम हमने कर दिया है। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, तो ये क्वेश्चन का सिमिलर क्वेश्चन हमें मिल गया है। और जो आपका 2.6 वाला क्वेश्चन था, जो हमने एफआर का क्वेश्चन सॉल्व किया, इसका भी सेम क्वेश्चन आपको स्टडी मैट में मिल जाएगा। हमने सर्च नहीं करा, लेकिन अगर आपको सर्च करना हो तो मैं करके बता देता हूं। अगर जो आपका एफआर का हमने क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है उसको सर्च नहीं करा, लेकिन सर्च कर लेते हैं, तो आपका एफआर में पेज नंबर 3 है,
इंड एस 1 के जो क्वेश्चन है पेज नंबर 30 पे आपको मिलेंगे। चलते पेज नंबर 30 पे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, ये रहे हमारे इंड एस 1 के क्वेश्चन। हमें यहाँ पर करंट नॉन करंट के क्वेश्चन में देखना है कि क्या हमारा क्वेश्चन अवेलेबल है। तो ये एक्सप्लिसिट है, गोइंग कंसर्न, ऑफसेटिंग, अकाउंटिंग, ऑपरेटिंग, करंट नॉन करंट, ये वाला क्वेश्चन हमारे लिए रिलेवेंट होगा। यहाँ पर देखिए इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल का डिस्कशन है, करंट और नॉन करंट इफ दे आर एक्सपेक्टेड टू रियलाइज बिटवीन 15 मंथ। तो ये वाला आपके क्वेश्चन से सिमिलर हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप बाकी क्वेश्चन भी देखते हो तो आई थिंक जो आपका TYK1 है, करंट और नॉन करंट का ही क्वेश्चन है ये भी। तो यहां पर भी आपका टाइम बिटवीन परचेजिंग रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चर पैसेंजर व्हीकल एंड ट्रेड रिसीवेबल भी करंट इन दैट नेचर। तो ये वाला भी आपके लिए रिलेवेंट हो सकता है। तो TYK1 जो आपके स्टडी मैट में था वो सेम क्वेश्चन नवंबर 24 में एग्जाम में पूछा गया था। चलो मैं आपको वेरीफाई करा ही देता हूं। चलो कंट्रोल F कर लेते 3.67 पर। ये रहा आपका स्टडी मैट। अब स्टडी मैट में आपने जो सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया वो सेम क्वेश्चन यहाँ पर अवेलेबल है जो नवंबर 24 में पूछा गया था। तो स्टडी मैट अगर आपने सॉल्व करा है तो आपको थोड़ा सा क्लिक हो जाएगा कि स्टडी मैट में क्वेश्चन हो सकता है। अब स्टडी मैट में क्वेश्चन को ढूंढने से पहले इंडेक्स में देख लो कि इंडेक्स में क्वेश्चन है क्या। इंडेक्स में मिल जाएगा तो स्टडी मैट पे आके वेरीफाई कर लेना। ओके, तो हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कंप्लीट है। मैं एक बार चैट देख लेता हूं कि अगर कोई क्वेश्चन तो नहीं है चैट पर। ओके, आई थिंक चैट पर भी कोई क्वेश्चन नहीं है। निहारिका जी बोल रहे सर न्यू केस स्टडी जो न्यू अपलोड है वो एक सॉल्व करवा दो, बहुत टफ है, कुछ कुछ क्वेश्चन से कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। तो हम ट्राई करेंगे न्यू केस स्टडी भी आपको सॉल्व करवा दे। एक बार नवंबर 24 वाला पार्ट हम कंप्लीट कर लेते हैं। चलते वापस से आपकी केस स्टडी के ऊपर। तो 2.678 हमने सॉल्व कर लिया। अब सॉल्व करते एमसीक्यू क्वेश्चंस। पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है आपका कि इनकम ऑफ विजय फ्रॉम डे ट्रेड इन शेयर्स एंड कमोडिटी डेरिवेटिव्स ट्रेड इज लाइबल टू टैक्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो यहां पर आपको बोला है कि आपके जो विजय है उन्होंने डे ट्रेड करा है शेयर्स एंड कमोडिटी में, उनकी इनकम जो है वो कैसे लाइबल होगी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। तो यहां पर आपको बोला रेगुलर बिजनेस इनकम होगी नॉन स्पेक्यूलेशन में, बिजनेस इनकम होगी नॉन स्पेक्यूलेशन में 2 लाख की जो कि कमोडिटी से आई है, और स्पेक्यूलेशन की इनकम होगी डे ट्रेड से जो कि 1 लाख में आई है। 3 लाख की जो स्पेक्यूलेशन इनकम है वो बोथ डे ट्रेड एंड कमोडिटी से आई है, और नॉन स्पेक्यूलेशन बिजनेस इनकम है आपकी डे ट्रेड से 1 लाख की, और बिजनेस इनकम है स्पेक्यूलेशन से आपकी फ्रॉम कमोडिटी 2 लाख की। तो ये आपको ऑप्शन दिए हैं। पहले क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन में मिस्टर विजय ने कौन सी इनकम कमाई है। तो हमें मिस्टर विजय को ढूंढना है जिन्होंने स्टॉक में ट्रेडिंग करी है। मिस्टर विजय किधर है। तो यहां पर मिस्टर विजय हैं जिनके पास पैशन है स्टॉक मार्केट का, और उन्होंने बहुत क्लोजली मार्केट को मॉनिटर करा है। राइजिंग लेवल में उनको बहुत फोमो हुआ है और उन्होंने क्विक मनी बनाने का सोचा है। तो यहां पर उनका स्टॉक एक्सचेंज की डिटेल दी है। डे ट्रेड करा है इन्होंने बीएसई और एनएसई में, ये इनका एग्रीगेट वैल्यू है यानी ये इनका टर्नओवर है, और प्रॉफिट हुआ है बीएसई में 7 लाख का, लॉस हुआ है एनएसई में 6 लाख का। तो ओवरऑल इनको यहां पर 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है। जो आप डे ट्रेड करते हैं इसको हम लोग इंट्रा डे ट्रेडिंग बोलते हैं। एंड अगर आपने पीजीबीपी का चैप्टर पढ़ा है तो वहां पर आपने देखा होगा कि इंट्रा डे की इनकम को स्पेक्यूलेटिव इनकम बोला जाता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको स्टडी मैट इंडेक्स में जाके पीजीबीपी पे जाना होगा, वहां पर आपको मिल जाएगा स्पेक्यूलेटिव इनकम का पार्ट, वहां पर आपको सर्च करना पड़ेगा। तो 1 लाख की आपकी स्पेक्यूलेटिव इनकम है। अब जो आपका कमोडिटी डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव्स यानी आपके फ्यूचर एंड जो ऑप्शंस होते हैं उनको स्पेक्यूलेटिव इनकम नहीं बोला है, उनको नॉर्मल बिजनेस की इनकम बोला है। तो 2 लाख आपकी नॉर्मल बिजनेस की इनकम है। तो ये नॉन स्पेक्यूलेटिव 2 लाख है और स्पेक्यूलेटिव आपका 1 लाख है। वेरीफाई करते आईसीआई से। तो यहां पर बोला है कि सब कुछ नॉन स्पेक्यूलेटिव है, ये तो गलत हो गया। आपको बोला है कि नॉन स्पेक्यूलेटिव कमोडिटी डेरिवेटिव 2 लाख का है और स्पेक्यूलेटिव है आपका 1 लाख का जो कि इंट्राडे, ये आपका पार्ट सही है 2.1 का बी। तो 2.1 का आंसर रहेगा यहां पर बी का। नेक्स्ट है आपका 2.2 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट इन रिलेशन टू ईसीबी रेज बाय जीएल। तो ईसीबी को लेके कौन सा स्टेटमेंट हुए हमें ये बताना है। तो ईसीबी के बारे में पहले पढ़ लेते कि ईसीबी के बारे में क्या क्वेश्चन में मेंशन करा है। तो हमें एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग को ढूंढना है, कहां पर है। यहां पर ईसीबी का कुछ बोला है कि डिड नॉट हैच करा है यहां पर, और यहां पर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग का डिस्कशन है। तो यहां पर बोला है कि डुओ ने
थॉट करा कि ओवर द मेथड ऑफ हैविंग फाइनेंशियल क्रंच एंड कंसीडरिंग मेनी इलाइट इंटरनेशनल बिजनेस हाउसेस टू प्रोवाइड न्यू एंजल यूनिट। तो यहाँ पर जो आपका डुओ है, ये डुओ कौन सा है, तो यहाँ पर ऊपर जो आपकी जीएल है, जीईएल और एबीसी जो है, इन दोनों ने मिलकर डिसाइड करा कि हमें यहाँ पर फॉरेन के जो एंजल इन्वेस्टर है उनसे पैसा रेज करना है। और यहां पर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग आईएनआर डोमिनेटेड, यानी आप आईएनआर डोमिनेटेड में ईसीबी को यूज करना चाहते हैं बाय इशूइंग नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, मैच्योरिटी पीरियड रहेगा 7 ईयर का। तो यहां पर आप ईसीबी इश्यू कर रहे हैं, 7 ईयर का आपका पीरियड है। फॉरेन इन्वेस्टर यहां पर सब्सक्राइब करेंगे डिबेंचर को फ्रॉम इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट। जीएल ने इंस्ट्रक्ट करा है फाइनेंस कोड की आप प्रिपेयर करो एंड प्रोवाइड करो सेम टू ऑडिटर फॉर ओवरऑल रिव्यू। तो यहां पर आपके ऑडिटर ने कुछ रिव्यू करा है। फिर आपको यहां पर बोला था कि जीएल ने अपनी हैजिंग नहीं करी है एक्सपोजर की, प्रिंसिपल एज वेल एज कूपन की, और एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ सेटलमेंट। तो आपकी जो एक्सचेंज रेट चल रही थी सेटलमेंट डे पर 1 जून फॉर कन्वर्जन टू रूपी एज अगेंस्ट द एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट। तो आपने सेटलमेंट की रेट को यूज करके अपनी फॉरेन करेंसी के जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग है उसको कन्वर्ट करा है रूपी के अंदर, और आपने यहाँ पर डेट ऑफ अग्रीमेंट की रेट को यूज नहीं करा है। अब आपको देखना है कि कौन सा स्टेप या फिर कौन सा यहां पर प्रोविजन गलत बोला है ईसीबी को लेकर। तो देख लेते हैं आपके ईसीबी को। तो यहां पर आपको सबसे पहले बोला कि आप ईसीबी की प्रोसीड को यूज करोगे, रीपेमेंट ऑफ लोन ऑफ एबीसी लिमिटेड इज नॉट परमिटेड। ईसीबी को वर्किंग कैपिटल में यूज करना परमिट नहीं है। जीएल ने फॉलो नहीं करी गाइडलाइन फॉर हेजिंग फॉर ईसीबी एक्सपोजर। एक्सचेंज रेट जो आपका 20 मई का था वो आपको यूज करना था कन्वर्जन के लिए। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स दिए। अब ईसीबी अगर आपने पढ़ा है तो हो सकता है आपको ये पता हो, नहीं पढ़ा है तो हम लोग इसको सर्च करके आंसर करेंगे। हमें बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। तो हम चलते स्टडी मैट पर। स्टडी मैट में हम जाएंगे लॉ पर। लॉ वाले पार्ट स्टार्ट होता है पेज 236 पर। तो चलते पेज 236 पर। ये हमारा पेज 236 है। यहां पर ईसीबी आपको कहां मिलेगा, ईसीबी आपको फैमा में मिलता है। तो आपको जाना होगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में पेज नंबर 28 पर। 236 प्लस 228 तो ये होगा 264। तो यहां पर आपके ईसीबी के बारे में डिस्कशन है। ये आपका ईसीबी है करेंसी ऑफ बोरिंग को लेके। हमें क्या क्या पूछा था, हमें पूछा था कि ईसीबी को कहां पे यूज कर सकते हो, और हेजिंग के लिए कुछ डिस्कशन था, और ईसीबी का कन्वर्जन था। तो यहां पर आपको देखना है, ये आपको ईसीबी का हेजिंग प्रोविजन मिल जाएगा। आपको ईसीबी का यूज देखना है, तो यहां पर एंड यूजेस भी है ईसीबी का। और यहां पर आपको एक और चीज देखनी है करेंसी कन्वर्जन का। तो करेंसी कन्वर्जन भी है क्या कुछ, करेंसी कन्वर्जन ये रहा आपका कन्वर्जन ऑफ ईसीबी। ओके, तो इक्विटी के अंदर ईसीबी कन्वर्ट हो रहा है। आई थिंक चेंज ऑफ करेंसी ऑफ बोरिंग ये आपका पार्ट रिलेवेंट होगा। तो पेज 1.35 से 1.37 रेफर करना है। चलते हैं पेज 1.35 पर। फैमा में जाना है हमें, फैमा सेबी एक्ट है, ये हमारा फैमा है, ये आपके ईसीबी के पार्ट है। तो यहां पर सबसे पहले ईसीबी के एंड यूजर्स बताए हैं। पहले थोड़ा ऊपर चल लेते हैं जहां पे ईसीबी स्टार्ट होता है। तो यहां पर आपका ईसीबी का फ्रेमवर्क गिवन है। यहां पर आपके एफसीवाई डेमोनेटेड ईसीबी है। एफसीवाई मतलब फॉरेन करेंसी में जो आपके ईसीबी होते हैं, और पास में आपके आईएनआर डेनोमिनेटेड ईसीबी है। हमारे केस में कौन सा ईसीबी है, हमारे केस में आईएनआर वाला ईसीबी गिवन था। अब हमें यहां पर देखना है सबसे पहले कि आप कहां कहां पर ईसीबी को यूज कर सकते हो। तो यहां पर आपको एंड यूज दिया नेगेटिव लिस्ट। नेगेटिव लिस्ट मतलब यहां पर ईसीबी को यूज नहीं कर सकते हो। तो नेगेटिव लिस्ट में क्या आता है, ईसीबी प्रॉफिट कैन नॉट बी यूटिलाइज रियल स्टेट में, इन्वेस्टमेंट में, इक्विटी में, वर्किंग कैपिटल पर्पस में। वर्किंग कैपिटल पर्पस में ईसीबी यूज नहीं हो सकता एक्सेप्ट ईसीबी मेंशन इन 5th बी एंड 5th सी। तो ऊपर आपको 5th बी और 5th सी मिल जाएगा। तो ये आपका 5th है, 5th के अंदर बी और सी। तो अगर आपके पास ये वाले ईसीबी है और इनका ड्यूरेशन इतना है तो आप इनको यूज कर सकते हो वर्किंग कैपिटल में, अदरवाइज आप इनको यूज नहीं कर सकते। तो अगर आपने ईसीबी रेस करा है फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पस, अगर वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए ही आपने ईसीबी को रेस करा है और 5 इयर्स का ड्यूरेशन है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। या सेकंड बोला कि आपने फॉरेन इक्विटी से ईसीबी को रेस करा है वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए, तो और 10 ईयर का आपका पीरियड है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए 5 साल या 10 साल के लिए आपने रेस करा है तभी आपको अलाउड है। बट क्या हमने वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए रेस करा है, हमने वर्किंग कैपिटल के लिए रेस नहीं करा है, हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए रेस करा था। ये आपकी केस स्टडी में मेंशन था। तो यहां पर आपका वर्किंग कैपिटल के लिए आप ईसीबी को यूज नहीं कर सकते। अब एक बार चलते हैं आपकी केस स्टडी पर।
केस स्टडी बोला था कि क्या हम लोग इसको वर्किंग कैपिटल के लिए यूज कर सकते, तो ये तो आपका इनकरेक्ट है, सेकंड वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट रहेगा। तो ऑप्शन में जहां पर सेकंड दिख रहा है 1 और 2, ये दोनों ही आपके इनकरेक्ट हो जाते क्योंकि सेकंड आपका इनकरेक्ट है। अब बचता है हमारे पास स्टेटमेंट 1 को चेक करना और स्टेटमेंट 1 एंड 3 को चेक करना कि दोनों सही है कि केवल स्टेटमेंट 1 सही है। तो स्टेटमेंट 1 तो सही होगा कि आप इसको रीपेमेंट ऑफ लोन में यूज कर सकते हैं, चेक कर लेते हैं। तो नेगेटिव लिस्ट में बोला है कि आप रीपेमेंट ऑफ रूपी लोन में यूज नहीं कर सकते एक्सेप्ट इन केस ऑफ ईसीबी मेंशन एट 5D एंड 5E। तो 5D और E वाले ईसीबी को रीपेमेंट ऑफ लोन में यूज किया जा सकता है। तो ये आपका D और E है कि आपने रीपेमेंट ऑफ रूपी लोन के लिए ईसीबी लिया है और 7 ईयर का पीरियड है। हमारे ईसीबी का पीरियड भी 7 ईयर क्वेश्चन में गिवन था केस स्टडी में, और ये हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए लिया था, तो रीपेमेंट ऑफ लोन में यूज कर सकते हैं। और ई के अंदर भी सेम चीज बोली, रीपेमेंट ऑफ लोन और 10 ईयर का आपका पीरियड होना चाहिए। तो आप तो रीपेमेंट ऑफ लोन में यूज कर पाएंगे। फर्स्ट पार्ट तो आपका सही है, आपको चेक करना है दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट कौन सा था? आई थिंक थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाले में बोला कि आपको हेजिंग करना है क्या, कि आपने नॉट फॉलोड द गाइडलाइन, क्या आपने ईसीबी की हेजिंग की गाइडलाइन फॉलो करी या नहीं करी, ये आपको बताना है। तो हेजिंग को भी देख लेते हैं। यहां पर आपका हेजिंग का प्रोविजन गिवन है। यहां पर बोला है ओवरसीज इन्वेस्टर आर एलिजिबल टू हैच देयर एक्सपोजर इन रूपी थ्रू परमिटेड डेरिवेटिव। और क्या बोला है? इन्वेस्टर कैन आल्सो एक्सेस डोमेस्टिक मार्केट। तो यहां पर बोला कि इन्वेस्टर को हेजिंग करनी है। कि आप इन्वेस्टर है, यहां पर आप इन्वेस्टर नहीं है, आप यहां पर बोरोवर है, आपने यहां पर बोरिंग करिए। बोरोवर को लेके हेजिंग के लिए कुछ भी नहीं बोला, तो बोरोवर को हेजिंग नहीं करनी है। इन्वेस्टर की बात इन्वेस्टर जाने। तो यहां पर आपको जीईएल को हेजिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहां पर सेम चीज बोली कि नॉट हेजिंग द रिक्वायरमेंट। तो आपके स्टेटमेंट 1 एंड 3 दोनों करेक्ट है। स्टेटमेंट 4 को रेफर करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसको इवेल्युएट करने का फायदा नहीं है। वेरीफाई कर लेते। तो यहां पर आपका ओनली स्टेटमेंट 2 वैलिडली ओके। एक बार चेक कर लेते हैं, सही चेक कर रहे क्या हम? Which of the following is oblique are correct in relation to ECB raised by GEL? तो यहां पर आपका ओनली स्टेटमेंट 2 को करेक्ट बोला गया है। यहां पर सी है आपका, तो हमने शायद कुछ गलत रीड कर लिया है क्या? इसका आंसर ओनली स्टेटमेंट 2 होना चाहिए, सी वाला। तो हमें यहां पर बताना है कि कहां कहां पर आपके स्टेटमेंट करेक्ट है। और 2 है आपका वर्किंग कैपिटल के लिए परमिटेड नहीं है। ओके ओके वेट, तो आपका वर्किंग कैपिटल के लिए परमिट नहीं है, ये बात तो आपके लिए करेक्ट थी। हमने नेगेटिव लिस्ट में देखा था कि वर्किंग कैपिटल के लिए आप अलाउड नहीं कर सकते। थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन में इश्यू हुआ, एक बार वापस से चल लेते हैं। क्वेश्चन में यहां पर बोला था कि नेगेटिव लिस्ट है, यानी यहां पर आप यूज नहीं कर सकते। वर्किंग कैपिटल का यहां पर नाम था, लेकिन वर्किंग कैपिटल के लिए आप यूज कर सकते अगर आप 5B और 5C में आते, लेकिन 5B और 5C में हम नहीं आ रहे थे। इसका मतलब वर्किंग कैपिटल के लिए हम लोग ईसीबी को यूज नहीं कर सकते हैं। क्या आप यहां पर रीपेमेंट ऑफ रूपी लोन के लिए यूज कर सकते हैं? रीपेमेंट ऑफ रूपी लोन के लिए आप यूज कर सकते, क्योंकि आप यहां पर 5D और 5E के अंदर आ रहे थे। तो इस क्वेश्चन के अंदर बोला वर्किंग कैपिटल नॉट परमिटेड, बिल्कुल सही बात है, हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो ये तो आपका करेक्ट है। क्या रीपेमेंट ऑफ लोन भी परमिटेड नहीं है? तो रीपेमेंट ऑफ लोन तो परमिटेड है, यानी कि ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन का यहां पर इश्यू हो गया, क्योंकि यहां पर डबल नेगेटिव है, यहां पर भी नॉट लिखा हुआ है और वहां पर भी आपका नेगेटिव लिस्ट था, तो वहां पर थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हुआ है। तो अभी यहां पर आपका पॉइंट नंबर 2 करेक्ट है और फर्स्ट वाला पार्ट इनकरेक्ट है। तो आपका आंसर यहां पर सेकंड बनता है। और हमने एक और कौन सा करेक्ट बोला था कि जीए हैज नॉट फॉलोड, क्या आपने फॉलो नहीं करी? आपने तो गाइडलाइन को फॉलो करा है, क्योंकि आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है हेजिंग की। तो ये वाला भी इनकरेक्ट है, तो सेकंड आपका सही था। और फोर्थ में आपको बोला कि 20 मई का आपको यूज करना चाहिए था कन्वर्जन के लिए। तो यहां पर आपका सेकंड और फोर्थ का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हम लोग यहां पर सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं। आपके कोई क्वेश्चन है चैट में तो मैं रेफर कर लेता हूं, नहीं तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। प्लीज कौन से चैनल पर है बता दो। आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 2.3, वेदर इश्यूड रेज बाय रॉबिन ऑन इंटरिम फाइनेंशियल सबमिटेड वैलिड एंड रिक्वायर्ड चेंजेस। आपकी कुछ रॉबिन ने इश्यू रेज करे, उनको आपको ढूंढना पड़ेगा क्या क्या वो सही है या फिर नहीं है, वो आपको बताना है।
तो रॉबिन का नाम यहां पर आपको मिल जाएगा। इन्होंने आपके इश्यू बताए हैं कि वन आइटम ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर हैज नॉट बीन शोन। क्या इन डेज के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम करके कोई आइटम होता है? इन डेज के अंदर इस नाम का कोई भी आइटम नहीं होता है। अगर आपने बेसिक सा इन डेज 1 का प्रेजेंटेशन पढ़ा होगा तो वहां पर आपने देखा होगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नाम से कुछ भी नहीं है। ये आपके पहले हुआ करते थे लेकिन अब नहीं होते। तो ये वाला पॉइंट तो आपका करेक्ट इनकरेक्ट है। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज इन अ प्रीवियस इंटरिम पीरियड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुडविल। आपने कोई इंपेयरमेंट लॉस प्रीवियस इंटरिम पीरियड में रिकॉग्नाइज कर लिया गुडविल का, लेकिन इस साल निकालना था, तो ये आपका करेक्ट पॉइंट हो सकता है, हमें डिटेल में नहीं पता है। डिस्क्लोजर ऑफ ओनली बेसिक ईपीएस हैज बीन मेड। आपने केवल बेसिक ईपीएस बताया, लेकिन आपका जो इन डेज आई थिंक 23 है या फिर 33 है, आपका जो ईपीएस का इंडेस है वो बोलता है कि आपको बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस दोनों दिखाना है। तो ये आपका इनकरेक्ट है क्योंकि आपने केवल बेसिक ईपीएस ही रिफ्लेक्ट करा है। इनसिग्निफिकेंट चेंज इन कंटिंजेंट लायबिलिटी हैज नॉट बीन डिस्क्लोज। कंटिंजेंट लायबिलिटी में कोई चेंजेस हुए वो आपने डिस्क्लोज नहीं करें, तो आई थिंक ये आपका अलाउड होता है। एक बार चेक कर लेते हैं। तो इशू 2 और इशू 4 आपका सही होना चाहिए, बाकी आपके गलत होने चाहिए। तो इशू 2 एंड इशू 3 हैव बीन वैलिडली रेज्ड एंड रिक्वायर्ड चेंजेस इन इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट। इनसिग्निफिकेंट चेंजेस हैज नॉट बीन डिस्क्लोज्ड। तो आपका ये वाला जो पॉइंट है ये इनकरेक्ट है क्योंकि आपको इनसिग्निफिकेंट चेंजेस हैज नॉट बीन डिस्क्लोज। अगर ये इनकरेक्ट होगा तो आपके इनसिग्निफिकेंट चेंजेस को डिस्क्लोज करना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर ये आपका गलत है कि आपको डिस्क्लोज करना चाहिए था। और डिस्क्लोजर ऑफ ओनली बेसिक ईपीएस हैज बीन मेड, तो ये वाला पॉइंट कैसे सही है ये चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या था, टू हैज बीन वैलिडली रेज्ड एंड रिक्वायर्ड चेंजेस इन इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट। इश्यू रेज बाय वॉलेंट वर वैलिड, हमें वैलिड इश्यू बताने हैं। यहां पर इन्होंने बोला है कि आपका इश्यू नंबर 2 और इश्यू 3 आपका वैलिडली रेज किया गया है। डिस्क्लोजर ऑफ ओनली बेसिक ईपीएस हैज बीन मेड, तो यहां पर आई थिंक जो रॉबिन है वो ये इश्यू रेज करना चाह रहे हैं कि आपने केवल बेसिक ईपीएस ही डिस्क्लोज करा है, आपको डाइल्यूटेड ईपीएस भी रेज करना चाहिए था। तो इनका ये इशू यहां पर सही होगा। तो यहां पर थोड़ा इंटरप्रिटेशन का गेम है कि आप इसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, थोड़ा सा एम्बिगुअस टाइप का क्वेश्चन है ये। तो यहां पर आईसीआई ने जो 2 पॉइंट आपको सही बोले वही आपको सही मान के चलने हैं। नेक्स्ट है आपका 2.4। 2.4 में बोला है कि इफ रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो हैज बीन स्पेसिफाइड पीरियड 20%, हाउ मच फीस पेबल बाय जीएल टू सीए किरण। अगर यहां पर आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न 20% का होता है तो कितना फी आपके जीईएल को पे करना है सीए किरण को। कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन है? अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे तो ये आपका एएफएम का क्वेश्चन है। एएफएम के अंदर म्यूचुअल फंड में आप जब अपने मैनेजर की फीस कैलकुलेट करते तब आपका ये वाला क्वेश्चन काम में आता है। अगर आपको इससे समझ में नहीं आया तो जब हम लोग क्वेश्चन की डिटेल को पढ़ेंगे केस स्टडी से तब आपको आइडिया हो जाएगा। तो आपको ढूंढना है सीए किरण को। तो यहां पर सीए किरण है, यहां पर बोला है कि डिस्कस द सेम विद ऋषि एंड प्रपोज दैट अ पोर्टफोलियो बी क्रिएटेड ऑफ द प्रॉफिट अर्न बाय जीईएल फ्रॉम सप्लाईज मेड टू केएसईबी। तो यहां पर जो आपने प्रॉफिट कमाया है जीईएल ने केएसईबी को सप्लाई करके, उससे आपने पोर्टफोलियो क्रिएट करा है। अब कितना प्रॉफिट आपने कमाया तो वो आपको चेक करना पड़ेगा केएसईबी के साथ। तो आई थिंक यहीं पर आपको कहीं पे गिवन था। तो यहां पर आपका केएसईबी है जिन्होंने 2 करोड़ का अमाउंट आपके साथ विथहेल्ड करा है और बैलेंस आपको पे करा है अंडर जीएसटी। नेट प्रॉफिट ऑफ ₹2 करोड़ फ्रॉम दिस सप्लाई, तो आपने 2 करोड़ का प्रॉफिट कमाया केएसईबी से। तो यानी कि आपका जो पोर्टफोलियो है यहां पर वो है आपका 2 करोड़ का। तो जो आपने 2 करोड़ का प्रॉफिट बनाया उसका आपने पोर्टफोलियो क्रिएट करा है और आपने यहां पर एक्सपर्ट को अपॉइंट करा जो कि सीए किरण है एंड ये आपके मैनेज करेंगे पोर्टफोलियो को। इनका जो रेम्यूनरेशन है वो 0.2% ऑफ पोर्टफोलियो रहेगा फीस का। तो अगर 2 करोड़ का पोर्टफोलियो है इसका 0.2% कर लीजिए। 2 करोड़ का 0.2% आई थिंक 40 लाख होना चाहिए। 2 करोड़ का 2% तो होता है नहीं, आई थिंक हम इनकरेक्ट है। 40 लाख नहीं 40,000 होगा क्योंकि 20% होगा 40 लाख। तो ये आपका 40,000 होगा। तो 40,000 का आपका फीस है। Also, he is eligible for free incentive at 1% which will be linked to gross return in excess of portfolio maximum value since its inception. अब आपका यहां पर एक इंसेंटिव है 1% का। अगर आपने अपनी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो से ज्यादा वैल्यू अर्न किया तो जो आपका एक्सेस रिटर्न है इस एक्सेस रिटर्न पर आपको 1% का इंसेंटिव मिलेगा।
द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो 2.2 करोड़ इन लास्ट 6 मंथ, आपका 2.2 करोड़ का वैल्यू रीच हुआ है। इससे ज्यादा अगर आपका वैल्यू हो गया तो उस एक्स्ट्रा वैल्यू पर 1% का इंसेंटिव मिलेगा। अब आपको यहां पर बोला था कि आपने 20% का रिटर्न कमाया, अगर 2 करोड़ पे मैं 20% ऐड कर दूं, 1 + 20%, तो 2.4 करोड़ आपका वैल्यू रीच हो जाता है। आपका मैक्सिमम 2.2 था, तो 2.4 में 2.2 को माइनस करो तो 0.2 करोड़ यानी 20 लैक्स का आपका एडिशनल इंक्रीज है। इसका 1% आपको बेनिफिट मिल जाएगा। 20 लाख का 1% होता है 20,000, तो 20,000 का स्पेशल इंसेंटिव मिलेगा। 40,000 का ऑर्डिनरी था, 20,000 का स्पेशल मिल गया, 60,000 आपका बनता है रेम्यूनरेशन। 60,000 ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है। तो 2.4 का आंसर होगा ए का। वेरीफाई कर लेते हैं, तो इसका आंसर है यहां पर 60,000 का। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। हाउ मच अमाउंट वुड हैव बीन डिडक्टेड बाय केएसईबी एज टीडीएस अंडर इनकम टैक्स एक्ट एंड अंडर जीएसटी लॉ। आपको बताना है कितना टीडीएस डिडक्ट होगा इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एंड हमारे जीएसटी लॉ के अंदर। क्या सर दोनों में टीडीएस होता है? तो बिल्कुल सही, दोनों में टीडीएस होता है। इनकम टैक्स एक्ट में आपका टीडीएस का अलग से चैप्टर है, जीएसटी लॉ में आपका टीडीएस और टीसीएस दोनों है। टीडीएस आपका तब कटता है जब आपने कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को सप्लाई कराए, एंड आई थिंक टीडीएस का रेट वहां पर 0.1% का है। 0.1% सीजीएसटी, 0.1% एसजीएटी, तो 0.2% आपका यहां पर आईजीएसटी के अंदर टीडीएस कटता है जीएसटी के अंदर, और इनकम टैक्स में आपका जो रिलेवेंट प्रोविजन होता है उसके अकॉर्डिंग टीडीएस कटेगा। अब चेक करते हैं कि केएसईबी को जो आपने सप्लाई करा है उस पर कितना कितना टीडीएस कटना चाहिए। केएसईबी हमें यहीं पर मिला था कहीं पे, तो ये आपका केएसईबी वाला पार्ट। तो यहां पर आपको बोला है वन ऑफ हिज फ्रेंड ऋषि रमन हु हैज बीन वर्किंग विद केरला स्टेट इलेक्ट्रिकल बोर्ड, तो ये आपकी कोई गवर्नमेंट कंपनी लग रही है, इलेक्ट्रिकल बोर्ड है, जिन्होंने आपको मार्केट से इनवाइट कराए टू हिज ऑफिस। टू हिज सरप्राइज रमन हैज बीन हेडिंग द परचेज डिपार्टमेंट, आस्क्ड हिम टू सबमिट कोटेशन फॉर सप्लाई ऑफ सेट। तो आपके जो केएसईबी ने आपको बोला है कि आप एसएटी करके कोई डिवाइस है, इसका आप कोटेशन सबमिट करिए। आफ्टर गेटिंग रिक्वायर्ड अप्रूवल आपको यहां पर परचेज ऑर्डर इश्यू करा गया है फॉर सप्लाई ऑफ 20 लाख यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, टोटल सप्लाई वैल्यू 20 करोड़ का है। तो 20 करोड़ का आपको गवर्नमेंट कंपनी से ऑर्डर मिला है, और गवर्नमेंट कंपनी जब आपको पेमेंट करेगी तो जीएसटी के अकॉर्डिंग यहां पर आपका टीडीएस काटा जाएगा। जीएल ने सप्लाई किया आपका एज पर टर्म्स एंड कंडीशन परचेज ऑर्डर बिफोर डीलिंग विद केएसईबी, विथहेल्ड 2 करोड़ विच इज पेबल आफ्टर 12 मंथ एंड पेड। तो 20 करोड़ में से 2 करोड़ आपने विथहेल्ड करके 18 करोड़ का पेमेंट करा है, एंड पेड द बैलेंस आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस एंड इनकम टैक्स एंड जीएसटी। तो पहले पहले जीएसटी की बात कर लेते हैं। जीएसटी के अंदर अगर गवर्नमेंट कंपनी को आपने कोई सप्लाई करी तो गवर्नमेंट कंपनी या गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूट है, वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट आपसे जीएसटी डिडक्ट करने के बाद, सॉरी टीडीएस डिडक्ट करने के बाद आपको पेमेंट करेगा। तो 18 लाख यानी जो आपका पेमेंट का अमाउंट है इसी के ऊपर आपका टीडीएस डिडक्ट होगा, जो आपका रहेगा यहां पर 0.2% के हिसाब से। तो 18 करोड़ का 0.2% होता है आपका 0.036, 10 to 100 कर लो, तो ये होता है 3.6 लैक्स। आपका 0.2% या फिर 2% होता है आई थिंक टीडीएस। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि आपका टीडीएस कितना है जीएसटी के अंदर। तो हमें चलना होगा आपके स्टडी मैट पर, चलते हमारे आईडीटी पर और चेक करते हैं कि आपका कितना टीडीएस डिडक्ट होता है। आईडीटी हमारा पेज 192 पर है। हमें यहां पर आपका टीडीएस वाला पार्ट देखता है, टीडीएस वाला पार्ट कहां पर आता है, तो आई थिंक आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट के पार्ट में, इनपुट टैक्स क्रेडिट के चैप्टर में आपका टीडीएस वाला पार्ट भी कवर होता है। उसके अलावा पेमेंट ऑफ टैक्स के अंदर जरूर होगा, तो पेमेंट ऑफ टैक्स में रेफर करते हैं पेज नंबर 11 पर, नहीं तो हम इनपुट टैक्स क्रेडिट में देखेंगे। ओके, पेज नंबर 11 आपके जीएसटी का था। ये आपका पेज नंबर 9 है, 10 है, ये रहा आपका 11 पेमेंट ऑफ टैक्स का। हमें ढूंढना टीडीएस का प्रोविजन। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट है, टैक्स रिडक्शन एट सोर्स है यहाँ पर सेक्शन 51 का। तो यहाँ पर आपका स्टैंडर्ड रेट ऑफ रिडक्शन क्या रहेगा, 11.48 पर हमें मिल जाएगा। चेक करते हैं 11.48।
तो ये सिस्टम हमारा चल रहा है 11.48। यहाँ पर रेट हमें देखना है, तो रेट आपका 1% है, तो आपका CGST में 1% है, तो IGST में आपका 2% रहेगा। हमने 0.1% अज्यूम किया था, तो वो करेक्ट इनकरेक्टेड 2% करोगे तो ये आएगा आपका 36 लैक्स का। तो जीएसटी आपका 30 जीएसटी के अंदर 36 लाख का टीडीएस आपका कटेगा। अब इनकम टैक्स में कितना कटेगा, तो इनकम टैक्स में आपका कौन सा प्रोविजन अप्लाई होना चाहिए, तो यहां पर आपका एज सच कोई भी प्रोविजन अप्लाई नहीं हो रहा है। आपका जो 194Q का प्रोविजन है, जो कि आपको बोलता है कि अगर आपने किसी सप्लायर से अगर आपने 10 करोड़ से ज्यादा का गुड्स या सर्विस परचेज करा है, तो उसके ऊपर आपको 0.1% टीडीएस काटना होता है। तो यहां पर आपका इनकम टैक्स का 194Q का पार्ट अप्लाई होगा। जो आप यहां पर 18 करोड़ का पेमेंट कर रहे हैं, इसके ऊपर आप 0.1% का टीडीएस डिडक्ट करेंगे। तो वेरीफाई कर लेते हैं एक बार आईसीआई से। ये थोड़ा आपका रिस्की क्वेश्चन है, तो यहां पर जो आपका आंसर है वो आंसर एक भी करेक्ट नहीं है। यहां पर आईसीआई ने जो आपके नवंबर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, वहां पर आंसर करेक्ट नहीं था, तो इन्होंने एक्सप्लेनेशन के साथ बताया है कि जीएसटी के अंदर तो 36 लाख का आपका टीडीएस कट जाएगा। अब यहां पर आपका डिस्कशन होता है इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स में 194C के अंदर आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। यहां पर 194Q के अंदर आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। तो यहां पर बोला गया कि 50 लाख से ऊपर की वैल्यू, सॉरी हमने गलत बोला, 10 करोड़ आपका टर्नओवर था और 50 लाख से ज्यादा की वैल्यू का अगर आपने गुड्स या सर्विस बाय कर लिया किसी एक सप्लायर से, तो उस पर आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है 0.1% के अकॉर्डिंग। तो 20 करोड़ का आपने गुड्स खरीदा है, 20 करोड़ में अगर मैं 50 लाख माइनस कर दूं, तो 19.50 करोड़ का आपको इस अमाउंट के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना है, क्योंकि 50 लाख तक तो आपका एग्जाम्प्ट है। तो इसके ऊपर आपको 0.1% से मल्टीप्लाई करना होगा, जैसा आईसीआई ने भी किया होगा। तो 0.1% ऑफ 19 करोड़ 50 लाख 1,95,000 का इनकम टैक्स में टीडीएस डिडक्ट होगा। बट क्योंकि यहां पर ऑप्शन में आंसर नहीं है, यहां पर आपका 40 लाख है, इनकम टैक्स है 36 लाख, 40 लाख 36 लाख से, तो यहां पर आपका ऑप्शन इनकरेक्ट है। करेक्ट आंसर होगा इनकम टैक्स में 1,95,000 और जीएसटी के अंदर 36 लाख। तो ये हमारे क्वेश्चन 2.5 का आंसर था। तो अब हमने केस स्टडी नंबर 2 को यहां पर सॉल्व कर